सभी को गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, न्यायपालिका की संरचना। अब देखो, न्यायपालिका की यदि हमें संरचना, न्यायपालिका के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है तो इसकी संरचना के बारे में हमें पढ़ना होगा। मुख्य रूप से हम न्यायपालिका के कार्य हैं, उसके न्यायाधीशों के बारे में हमेशा उनके बारे में बात करते हैं, कभी न्यायपालिका की संरचना के बारे में बात नहीं करते। यदि हम इस संरचना को व्यवस्थित समझ लें तो बाद में न्यायपालिका क्या है, उसके कार्य क्या है, वो हम आसानी से समझ सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपके लिए आज ये एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, न्यायपालिका की संरचना। अब न्यायपालिका की संरचना, तो हमारे संविधान में न्यायपालिका के बारे में क्या कहा गया कि संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। अब ये एकीकृत है, एकीकृत का अर्थ क्या है कि एक ही न्याय होगा। एक ही न्याय का अर्थ है, देखो सामान्य अर्थों में मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे देश है जहां पर एक केंद्र का अपना न्याय चलता है और राज्यों का अपना चलता है। दोनों न्यायालय हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, अपने स्तर पर न्याय देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी वो सर्वे सर्वा, अन्य न्यायालयों को भी वो बात माननी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा। अपने यहाँ पे जो न्यायिक संरचना है वो मुख्य रूप से पिरामिड नुमा है। किस प्रकार के? पिरामिड नुमा। पिरामिड नुमा में ऊपर ही है तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट आते हैं हर राज्यों के, और उसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कि सबसे ऊपर एकमात्र जो न्यायालय है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में सभी राज्यों में या अलग अलग राज्यों में, देखो यहाँ पे संविधान में कुछ बात स्पष्ट कही गई है कि हर राज्य का अपना एक न्यायालय होगा, किंतु दो या दो से अधिक राज्य चाहते हैं कि हमारा एक ही न्यायालय हो तो वो भी हो सकता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। जैसे अब हाई कोर्ट के बारे में बात बताऊं तो हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब का भी वो है और हरियाणा का भी एक ही है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है, हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी में लिख देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो भारत में न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड नुमा है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड नुमा है। अब देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है? पिरामिड नुमा है। नाम याद रखना ये, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे बड़े न्यायालय के बारे में, और वो है सुप्रीम कोर्ट। इसको हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, प्रचलित शब्द सुप्रीम कोर्ट है और उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, उच्चतम एग्जामिनर मुख्य रूप से बच्चों को कहाँ कंफ्यूज करता है? इस शब्द में करता है। हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है उच्चतम न्यायालय। तो एग्जामिनर उच्चतम न्यायालय पे दे देता है और बच्चे जल्दबाजी में ध्यान से पढ़ते नहीं है और किसके बारे में लिख के आ जाते हैं? उच्च न्यायालय के बारे में हम लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, अब अपन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो फैसले हैं वो सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इसके द्वारा दिए गए फैसले, इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं। अन्य है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ कोर्ट है, इन सब को सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला दिया है उसको मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका।
यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। हाई कोर्ट लिख रहा हूं मैं शॉर्ट रूप में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। जितने भी हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रकार से ये अधिकार मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट को है। इसके अलावा किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास में मंगवा सकता है, किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास में मंगवा सकता है। किसी भी हाई कोर्ट में हो या कोई अधीनस्थ कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि यह मुकदमा मेरे पास में होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट है उस मुकदमे को अपने पास में मंगवा सकता है। इसके अलावा एक हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट में भी भेजने का अधिकार है। एक हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार। ये क्या मामला है कि क्या होता है कि कई बार ये होता है कि कोई मुकदमा है पंजाब हाई कोर्ट में चल रहा है, तो अपील की जाती है कि पंजाब हाई कोर्ट की बजाय इसको राजस्थान हाई कोर्ट में आप ट्रांसफ़र कर दो। तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के जो मुकदमा है उसको दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है। बस सुप्रीम कोर्ट की अपन बात करें तो मुख्य रूप से ये प्रमुख शक्तियाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो हम जब न्यायालयों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उसके लिए वो उसमें पढ़ेंगे। इसमें अभी तक इतना ही। अब बात करते हैं अपन हाई कोर्ट के बारे में। हमारा दूसरा न्यायालय है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट कहेंगे या उच्च न्यायालय। अब देखो इसमें क्या है कि हमारे संविधान में स्पष्ट कर रखा है हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा, लेकिन इसमें ये भी स्पष्ट है कि दो राज्य मिलकर के एक हाई कोर्ट को बना सकते हैं, मतलब दो राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। अब इसके पास में क्या क्या अधिकार है, इसमें देखो मुख्य रूप से जो निचली अदालतों की जो फैसले पर की गई जो अपील है उसकी सुनवाई कर सकता है ये। ये क्या मामला है कि कोई भी निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है, यदि जिसके खिलाफ ये फैसला दिया वो संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या करेगा, सुनवाई कर सकता है। ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को बहाल के लिए ये रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार बोलो या मूल अधिकार बोलो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह रीट जारी कर सकता है। अब ये रीट, जैसे मान लो कि सरकार है आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, आपके कहीं पर भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो
हाई कोर्ट के पास में अधिकार है कि वो रीट जारी कर सकता है। अब ये रीट मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है और क्या क्या होता है ये अपना अगले वीडियो में अपन इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रीट के ऊपर ही आएगा। ये अधिकार मुख्य रूप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है, रीट जारी करने का अधिकार। ठीक है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या क्या रीट जारी करता है, वैसे 5 प्रकार की होती है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ये राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मुकदमों पर विचार कर सकता है। मतलब क्या है कि राज्य के जो क्षेत्र है, जितना बड़ा राज्य है उसके क्षेत्र में कोई भी मुकदमा आता है उसके ऊपर ये विचार कर सकता है या विचार करता है, एक ही बात है। इसके अलावा ये अपने अधीनस्थ अदालतों में पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। अधीनस्थ अदालतों में पर्यवेक्षण व नियंत्रण का कार्य करता है। मुख्य रूप से जो इसकी अधीनस्थ जो अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो इनमें पर्यवेक्षण की कार्य सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये न्याय सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोगों को समय पे न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके अलावा नियंत्रण भी रखता है कि न्यायाधीश है वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, सही फैसले तो दे रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये मुख्य रूप से हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के कार्य हो गए। अब अपन तीसरा बात करेंगे जिला न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। अब जिला न्यायालय में क्या आता है कि एक तो जिले के अंदर जो दायर जितने भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करता है। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई। ठीक है, किसी भी जैसे अपन किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट जयपुर के बारे में बात करते हैं, तो जयपुर के अंदर जितने भी मुकदमे होते हैं, दायर मुकदमे होते हैं, तो इसकी सुनवाई कौन करता है? जिला न्यायालय के अधीन आता है ये। इसके बाद में जिला न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं होते तो हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट कोई फैसला देता हो उससे संतुष्ट नहीं होते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। इसके अलावा निचली अदालतों के फैसले पर भी ये अपील की सुनवाई करता है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं उसी प्रकार से निचली अदालतों निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील पर यह सुनवाई करता है। इसके अलावा गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों का भी ये फैसला देती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों में यह फैसला करती है। ये मुख्य रूप से हमारे जिला न्यायालय हो गए हैं। इसके बाद में आता है अधीनस्थ न्यायालय। यह हमारा अंतिम है और वो है अधीनस्थ न्यायालय।
जो ये अधीनस्थ न्यायालय है, ये मुख्य रूप से फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। फौजदारी व दीवानी किस्म के। फौजदारी व दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार किया जाता है। अब बात है, हमारे सामने दो नए शब्द आ गए, फौजदारी और दीवानी, कि फौजदारी क्या है और दीवानी क्या है। फौजदारी के अंतर्गत क्या आता है कि मारपीट, लूट डकैत का जो जितना भी मामला आता है, मर्डर का मामला आता है, हत्या का, वो फौजदारी में आता है। दीवानी के अंतर्गत संपत्ति का मामला आता है। किसका मामला आता है? संपत्ति का मामला दीवानी के अंतर्गत आता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारा टॉपिक न्यायपालिका की संरचना पूरी हो चुकी है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।